नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल मास्टर्स में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि RBSC में तो बहुत ज़्यादा ही मार्क्स का है और CBSC में ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है ही। ठीक है, तो आइए आज हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके अंदर हम एक तरीके से कार्टेशियन प्लेन की बात करते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट जो हमें बताते हैं कि इससे कौन सी ज्योमेट्री बनेगी। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए आपको पहले मैं इससे को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बेसिक जानकारी दे देता हूँ। आप लोग ये पढ़ते हुए आए हैं कि यह एक आपका कार्टेशियन प्लेन होता है। क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। इस वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। और जहां पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0,0। दोनों लाइन इस कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है, 4 क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब बात करते हैं, इस ओरिजिन से अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं तो इसको बोलते हैं, ये आता है पॉजिटिव, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव। और ओरिजिन से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हैं तो इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस का नेगेटिव। ओरिजिन से अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस का पॉजिटिव, और नीचे की ओर आते हैं तो इसको बोलते हैं वाई एक्सिस का नेगेटिव। तो हमें ये पता चलता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स तो पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। ये आपका है कार्टेशियन प्लेन से रिलेटेड। अब आप लोगों को बता देता हूं कि कोऑर्डिनेट लिखते कैसे हैं। कोऑर्डिनेट हमेशा एक तो ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं और बीच में कोमा लिखा जाता है। हमेशा पहला वाला जो होता है वो एक्स एक्सिस का होता है और दूसरा वाला जो होता है वो हमेशा वाई एक्सिस का होता है। आया समझ में? अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो वो कोऑर्डिनेट नहीं होगा, ब्रैकेट लगा दिया लेकिन कोमा नहीं लगाया तो वो कोऑर्डिनेट नहीं होगा। पहले आपको हमेशा एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखना है, बाद में आपको वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखना है। ये कहलाता है आपको कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आइए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कोऑर्डिनेट आपको ऐसे लिखा जाता है हमेशा, पहले एक्स का बाद में वाई का। तो एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होता है उसको बोलते हैं हम एब्सिस का, और वाई एक्सिस को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, याद रखना, अगर आपको मैं बोलता हूं कि ये 2,3 है, इसमें एब्सिस की वैल्यू कितनी है तो उसका आंसर आएगा 2। अगर मैं बोलूँ ऑर्डिनेट कितना है तो आप बताओ कि 3। ये है आपका एक्स, और वाई को एब्सिस का बोलते हैं और वाई को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। जैसे कि 2,3, तो 2 क्या है? एब्सिस का, और 3 क्या है? ऑर्डिनेट। ये है आपका और एब्सिस का और ऑर्डिनेट। एग्जाम में पूछा जाता है, एक नंबर में बेसिक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोगों को मैंने ये बता दिया है। अब बात करते हैं कि अगर आपको ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ आता है और आपसे कहता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, जैसे मैंने कहा गिवन इस पॉइंट में से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से पूछेगा तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है 2। और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछता है तो आपको बताना है 3। यानी कि जब वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेगा तो आपको 2 एक्स का बताना है, और जब एक्स से बोलेगा तो आपको वाई की वैल्यू बतानी है। ये ऐसा क्यों होता है? जैसा कि कार्टेशियन प्लेन है, इसके अंदर हमने लिखा 0, 1, 2, और ये 1, 2 और 3। अगर मैं यहाँ से ये कोऑर्डिनेट होता है। अब इसने बोला है इसको हम इस तरीके से मिलाते हैं, ये आपको कार्टेशियन प्लेन पे शो करने का तरीका है। तो इसने बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से ये वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना है? जितना ये है, और ये है कितना? 2। यानी कि जब आपको वाई की बोलेगा तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, और जब एक्स की बोलेगा तो आपको वाई की बतानी है। ये होता है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का। अब इधर एक बात ध्यान देने की ये है
कि अगर आपको कोऑर्डिनेट इस तरीके से देते हैं और वो बोलता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो आप वहाँ -3 मत कर आना, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होता है। आपको यहाँ पे पॉजिटिव ही लिख कर आना है +3, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। क्लियर? ये थी आपकी अभी तक की बेसिक जानकारी। आइए और आगे बढ़ते हैं हम। अब मैंने कहा अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर मौजूद है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर मौजूद है तो वो वाई पर 0 होता है, और अगर कोई वाई पर मौजूद है तो वो एक्स पर 0 होता है। इफ एनी पॉइंट एग्जिस्ट ऑन एट वाई एक्सिस, देन वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस इक्वल्स टू 0। तो एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। और इसका जस्ट सिमिलरली अगर इफ एनी पॉइंट एग्जिस्ट एट एक्स एक्सिस, देन वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू 0। यानी कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर मौजूद है, वाई एक्सिस पर मौजूद है, तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, y, और अगर एक्स एक्सिस पर मौजूद है तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे x, 0, क्योंकि x पर तो कुछ ना कुछ निकल कर आएगा, लेकिन y पर उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा ये कार्टेशियन प्लेन है, मैंने कहा कि आपको x पर 2 बताना है, 1 2, तो इधर आएगा 2, 0 इसके कोऑर्डिनेट, यानी y पर तो ये 0 है, और अगर इसी तरीके से y एक्सिस पर 0 हो जाता है, x एक्सिस पर 0 हो जाता है। ये आपके थे अभी तक की बेसिक जानकारी। अब अगर आपको क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 पे जाना है, तो चैप्टर नंबर 7 पे जाना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, तो एक्सरसाइज 7.1 को करने के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, आइए समझते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि सपोज करो ये आपका एक कार्टेशियन प्लेन है, एक पॉइंट ये है A और दूसरा पॉइंट ये है B। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस आपको निकालना है, तो इसके लिए आपको ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ तो इसको तो मैं ले लेता हूँ x1, y1, और इसको ले लेता हूँ मैं x2, y2, यानी कि इन दोनों के कोऑर्डिनेट के बीच का, इन दोनों कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस हमें बताना है। तो आप लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे A और B पॉइंट है तो आप इधर बोलोगे AB इक्वल्स टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि x2 में से x1 का माइनस करके उसका स्क्वायर करना है, y2 में से y1 को माइनस करके उसका स्क्वायर करना है। अब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि x2 माइनस x1 ही करना ज़रूरी है क्या। अगर आप x1 माइनस x2 भी करोगे और y1 माइनस y2 भी करोगे तो आंसर दोनों में सेम निकल कर आएगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। स्क्वायर करते ही वो अगर नेगेटिव वैल्यू भी आती है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि हर नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव निकल कर आता है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। तो ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। हम 7.1 के अंदर इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अब आपको जब 7.1 करनी है, एक्सरसाइज 7.1 करनी है, तो आपको कुछ बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर आप लोग जानते हो कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मैं कहता हूं कि पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो फिर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में फ़र्क क्या है, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? तो आप लोगों को बता देता हूं कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम के डायगोनल कभी इक्वल नहीं होते। कभी हो भी सकते हैं, कभी नहीं भी हो सकते हैं पैरेललोग्राम के। तो हम किस रिजल्ट पे पूछे कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम हो सकता है, लेकिन पैरेललोग्राम कभी रेक्टेंगल नहीं हो सकता। समझ में आया क्या कहा? तो रेक्टेंगल की आप लोग क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी तो क्या हो गई, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम्स के अंदर अगर हम बात करते हैं,
पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर आप लोग क्या बोलोगे? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट नेसेसरी टू इक्वल, आर नॉट नेसेसरी टू इक्वल। इससे क्या पता चला कि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो। ठीक है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है लेकिन पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो ये जरूरी नहीं। अगर आपको ये दिया हुआ आता है कि कोई भी कोऑर्डिनेट दे देता है, सपोज करो 4 कोऑर्डिनेट दे दिए, 1 2 3 4, ये 4 कोऑर्डिनेट दे दिए और आपको बोलता है कि बताओ इससे बनने वाली ज्योमेट्री रेक्टेंगल है, तो आपको क्या करना है? अपोजिट साइड्स तो इक्वल करनी है, यानी इसके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला, इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला, ये दोनों इक्वल आनी चाहिए। इसके बीच के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला, इसके अंदर इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला, और ये दोनों इक्वल आती हैं। तो फिर आपको क्या करना है? डायगोनल्स आर इक्वल, यानी इन दोनों के बीच का और इन दोनों के बीच का भी आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। जैसे ही आप निकाल लोगे, अगर आपकी अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई और डायगोनल्स आर इक्वल आ गए तो आप बोल दोगे रेक्टेंगल है। अपोजिट साइड्स इक्वल आई लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं आए तो आप बोल दोगे पैरेललोग्राम है। अगर चारों ही साइड इक्वल नहीं आई तो आप बोल दोगे क्वाड्रिलेटरल है। तो ये था रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं रोम्बस और स्क्वायर की। अब रोम्बस और स्क्वायर क्या कहता है? सबसे पहले बात कर लेते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, बट वो तो आपके रोम्बस में भी वही होती है, रोम्बस में भी ये होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। फिर दोनों में फ़र्क क्या है? इसके अंदर डायगोनल्स आर इक्वल बट हम इसके अंदर कह देंगे कि डायगोनल्स आर नॉट नेसेसरी, डायगोनल्स आर नॉट नेसेसरी टू इक्वल, यानी जरूरी नहीं है कि डायगोनल्स इक्वल हो। ये आपका है स्क्वायर क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। और रोम्बस में ऑल साइड्स तो इक्वल होती है लेकिन डायगोनल जरूरी नहीं कि इक्वल हो। अगर अब आपका आ जाता है कि बताओ दिए गए कोऑर्डिनेट कौन किसके हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे? अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई और डायगोनल्स भी इक्वल आ गए तो आप बोल दोगे कि स्क्वायर है। और अगर ऑल साइड्स तो इक्वल आई लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं आए तो आप बोल दोगे कि रोम्बस है। ये है आपका स्क्वायर और रोम्बस का। अब बात करते हैं हम ट्राइंगल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ट्राइंगल्स के अंदर आप क्या करोगे? अगर आपके सपोज करो ये ट्राइंगल के कॉर्ड, ये 1 2 3, अगर आपने इसके बीच का डिस्टेंस निकाला, फिर इसके बीच का डिस्टेंस निकाला, फिर इसके बीच का डिस्टेंस निकाला, अगर तीनों ही साइड इक्वल आ गई तो आप बोल दोगे इक्विलेटरल, इक्विलेटरल। और अगर आपने सपोज करो ये एक ट्राइंगल है, इसकी ये साइड निकाली, ये साइड निकाली और ये साइड निकाली, 2 साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसमें तो था ऑल साइड्स आर इक्वल, और इसमें 2 साइड्स आर इक्वल, तो इसमें आप बोल दोगे आइसोस्केलस, आइसोस्केलस ट्राइंगल। ये था आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये है आपका आइसोस्केलस ट्राइंगल। अब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब बात करता हूं मैं राइट एंगल ट्राइंगल की। किसकी? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या है देखना। राइट एंगल ट्राइंगल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइट एंगल ट्राइंगल में आप लोग क्या करोगे? एक जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बना लिया, ठीक है। अब मुझे ये प्रूव करना है कि बताओ ये इसके ये वाला और ये वाला कोऑर्डिनेट जो है ए बी और सी, ये जो कोऑर्डिनेट है इसके ये राइट एंगल ट्राइंगल के हैं या नहीं। तो देखो इसके बीच का डिस्टेंस निकालना, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना। 3 डिस्टेंस निकालने के बाद आपको सबसे छोटा वाला डिस्टेंस पकड़ना, सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस पकड़ना है। उस बड़े वाले डिस्टेंस का आपको स्क्वायर करना है। फिर आपको 2 छोटे छोटे डिस्टेंस जो बचे हैं उनका स्क्वायर करके उनको ऐड करना है। अगर वो तीसरे के बराबर आ जाएगा तो आप बोल दोगे कि वो राइट एंगल ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट है। यानी कि इसके अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, यानी कि आपको सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर करना है, फिर 2 छोटी छोटी साइड के स्क्वायर का सम कर देना। अगर दोनों बराबर आ जाएंगे तो आप बोल दोगे कि राइट एंगल ट्राइंगल है। आप ये मत करना है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आई नो
कि ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, लेकिन आपको ये थोड़ी ना मालूम है कि इसके अंदर से हाइपोटेनियस कौन सी है। लेकिन हमें ये मालूम है कि हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, इसलिए आपको यहाँ पे सबसे बड़ी वाली साइड लेनी है और यहाँ पे 2 छोटी छोटी साइड लेनी है। अगर ये आपस में इक्वल आ जाएगी तो आप बोल दोगे राइट एंगल ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट हैं, अदरवाइज आप कह दोगे कि राइट एंगल ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट नहीं है। ये एक्सरसाइज 7.1 का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, पूरा इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब इनको एग्जीक्यूट हम इसके पार्ट सेकंड के अंदर करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है, जो भी इस चैनल पर नए हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जो नए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। और इस चैनल की सभी वीडियो को अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के लिए तो उपयोगी है ही है, साथ में उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी हैं जिनकी बच्चे तैयारी करते हैं। क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर सभी सब्जेक्ट वाइज कोर्स या सिलेबस या टॉपिक्स जो है वो अवेलेबल कराए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस।